नमस्कार, सुबह के 6 बज गए और आप देख रहे हैं न्यूज उदय। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। बंगाल उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने पर हाईकोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। याचिका दायर कर तृणमूल कांग्रेस ने हाईकोर्ट में आग्रह किया है कि वो चुनाव आयोग को तय समय पर चुनाव कराने का आदेश दे। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने कमेटी का गठन किया है। जातीय जनगणना के मामले की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी में अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद समेत कई वरिष्ठ नेताओं को बनाया गया सदस्य। यूपी चुनाव की तैयारी में 9 सितंबर से 3 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अयोध्या से करेंगे दौरे की शुरुआत। ओवैसी के दौरे से पहले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा, मुसलमान इनसे रहें होशियार। मध्य प्रदेश में गायों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सियासत का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने गोवंश के पालन के लिए मध्य प्रदेश की जनता से भी सहयोग की अपील की है। एमपी सरकार ने गायों का पालन पोषण और उनकी सुरक्षा के लिए प्रदेश की जनता से चंदा मांगा है। मोगा घटना के बाद शिरोमणि अकाली दल ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया। पंजाब में अब एक हफ्ते तक सुखबीर बादल कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। सुखबीर बादल ने मोगा घटना के पीछे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाथ होने का आरोप लगाया। दिल्ली के कल्याणपुरी में 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने पेश की चार्जशीट। 10 सितंबर को अगली सुनवाई। पुलिस ने इस मामले में 34 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। असम मिजोरम के ताजा विवाद में असम ने मिजोरम के कंस्ट्रक्शन साइट ड्राइवर के किडनैपिंग के आरोप से किया इनकार। मिजोरम सरकार ने एफआईआर में लगाया था किडनैपिंग का केस। पुणे में एनसीपी कार्यकर्ता सुजीत करभोर ने एक महिला सरपंच की बेरहमी से पिटाई की। एनसीपी कार्यकर्ता ने वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर की मारपीट। आरोपी के खिलाफ महिला सरपंच ने शिकायत दर्ज करवाई। घरेलू हिंसा मामले में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेश हुए रैपर हनी सिंह। जज ने सुनवाई के दौरान हनी सिंह और उनसे अलग रह रही उनकी पत्नी शालिनी तलवार को अपने चेंबर में बुलाकर अंदर समझाया और दोनों को आपसी बातचीत से इस विवाद को सुलझाने का सुझाव दिया। बढ़ सकती है मशहूर शायर मुनव्वर राणा की मुश्किलें। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। महर्षि वाल्मीकि पर विवादित बयान देने पर दर्ज हुई थी एफआईआर। अफगानिस्तान में आज हो सकता है तालिबानी सरकार का शपथ ग्रहण। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हो सकता है सुप्रीम लीडर। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का बयान, शनिवार को नई सरकार के गठन का ऐलान करेंगे। तालिबान ने किया पंजशीर में कब्जे का दावा। काबुल में हुई गोलीबारी की घटनाएं। तालिबानी प्रवक्ता मुजाहिद के अपने लड़ाकों को निर्देश, हवा में गोलीबारी बंद करने को कहा। हामिद करजई ने की शांति की अपील। पंजशीर में तालिबान के कब्जे के दावे के बाद अमरुल्लाह सालेह पर लगा भागने का आरोप। सालेह ने ऑडियो जारी कर किया पंजशीर में ही होने का दावा। कहा, कठिन हालात हैं, वैश्विक नेताओं से संज्ञान लेने की अपील की। तालिबान को मान्यता देने की जल्दी में नहीं है अमेरिका। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर साफ किया रुख। अफगानिस्तान में यूएन के मानवतावादी प्रमुख रमीज ने जताई भुखमरी की आशंका। नई अफगान सरकार में शामिल होने के लिए महिलाओं की कोशिशें तेज। हेरात में गवर्नर ऑफिस के बाहर महिलाओं ने कैबिनेट में शामिल करने के लिए प्रदर्शन किया। हेल्थ सेक्टर के भविष्य को लेकर चिंतित स्वास्थ्य कर्मियों ने भी किया प्रदर्शन। इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चौथा टेस्ट दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा। पहली पारी में इंग्लैंड 240 रनों पर ऑल आउट। उमेश यादव ने 3, बुमराह और जडेजा ने 2 और शार्दुल सिराज ने 1-1 विकेट झटके। दूसरी पारी में भारत का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 43 रन। क्रीज पर जमे हुए हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल। भारत अभी इंग्लैंड से 56 रन पीछे। 50 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अवनी लेखरा को ब्रॉन्ज मेडल। इससे पहले 10 मीटर कैटेगरी में जीता था गोल्ड। पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। पैरालंपिक में हरविंदर सिंह ने भी तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरविंदर को दी बधाई। प्रवीण कुमार ने भी मेंस हाई जंप में दिलाया सिल्वर मेडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडल विजेताओं को दी बधाई। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में रचा इतिहास। अभी तक भारत ने अपने नाम किए 13 मेडल। पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले और मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को मुलाकात करेंगे।
अमेरिका में तूफान आइडा के बाद बाढ़ का प्रकोप, अभी तक 46 लोगों की मौत। अकेले न्यू जर्सी में गई 23 लोगों की जान। न्यूयॉर्क, मैनहट्टन समेत कई राज्य पूरी तरह से जलमग्न। तूफान आइडा के बाद आई तबाही का जायजा लेने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया न्यू ऑरलियंस का दौरा। हर सरकारी मदद का दिया भरोसा। तूफान के बाद पूरे अमेरिका में लाखों लोग हुए प्रभावित। लीबिया में समुद्री तट के पास से 29 लोगों को किया गया रेस्क्यू। एक जर्मन एनजीओ ने लकड़ी की बोट पर खचाखच भरे लोगों की जान बचाई। लंदन में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर किया हमला। हिंसा में 4 पुलिसकर्मी घायल। लंदन की वैक्सीन रेगुलेटरी बॉडी MHRA के दफ्तर के सामने भड़की हिंसा। दुनिया भर में कोरोना के मामले 22 करोड़ के पार पहुंचे। अभी तक 45,63,000 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 20 करोड़ लोग रिकवर हुए। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीती रात काबुल में तालिबान की तरफ से फायरिंग की गई। जबरदस्त फायरिंग हुई है। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की इस बीच में अफवाह भी फैली और जश्न में आतंकियों ने जमकर फायरिंग की। इस उल्लास में फायरिंग की कि पंजशीर पर कब्जा कर लिया। जबीउल्लाह मुजाहिद ने फायरिंग बंद करने के उसके बाद कहा। जबीउल्लाह मुजाहिद ने फिर आदेश दिए कि फायरिंग बंद करें। सालेह ने तालिबान के दावे को गलत ठहरा दिया था। एक ऑडियो मैसेज वायरल हुआ। एक ऑडियो मैसेज में अब्दुल्ला सालेह ने यह बात कही कि तालिबान ने अभी तक पंजशीर नहीं जीता है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, पंजशीर पर कब्जे की अफवाह फैली और उसके बाद तालिबानी आतंकी खुश हो गए और जमकर फायरिंग करने लगे। ये तस्वीरें जमकर फायरिंग करने लगे। लेकिन उसके बाद ये पता चला, उसके बाद अब्दुल्ला सालेह ने तालिबान के इस दावे को गलत ठहराते हुए एक ऑडियो मैसेज का में ये बात कही कि पंजशीर को तालिबान ने नहीं जीता है और उसके बाद फायरिंग बंद करने के लिए कहा गया। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज तालिबान नई सरकार का ऐलान कर सकता है। तालिबान की सरकार का ऐलान आज हो सकता है और मुल्ला बरादर, जी हां, मुल्ला बरादर का नाम सबसे आगे चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर सरकार का नेतृत्व कर सकता है। तालिबान प्रवक्ता ने नई सरकार के गठन का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और आज तालिबान की इस सरकार का गठन हो सकता है। मुल्ला बरादर को कमान दी जा सकती है और तालिबान प्रवक्ता ने ये नई सरकार के गठन का ऐलान किया। ये बड़ी खबर आपको दे दें, अफगानिस्तान पर आज सबकी निगाहें होंगी कि किसको मंत्रिपरिषद में जगह मिलती है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन अब एक कड़वा सच है, लेकिन अब सबके जहन में एक सवाल है कि तालिबान का नया शासन कैसा होगा। 20 साल पहले अपने शासनकाल में तालिबान ने सरकार चलाने का कोई मॉडल पेश नहीं किया था, लेकिन इस बार रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सूत्रों की माने तो कंधार में तालिबान के टॉप लीडरशिप काउंसिल की 3 दिन की बैठक में सरकार की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। तालिबान के ये वो चेहरे हैं जिसने पूरी दुनिया को हक्का बक्का कर दिया। एक झटके में अफगानिस्तान पर काबिज हो गए। यही वो चेहरे हैं जिन्होंने वापसी का जबरदस्त ताना बाना बुना और अब अफगानिस्तान पर इनकी हुकूमत चलती है। मौलवी हैबतुल्ला अखुनजदा तालिबान का अमीर अल मोमिनीन यानी सर्वोच्च कमांडर है। इसके बाद सत्ता में लगभग बराबर की हिस्सेदारी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, सियासी मामलों का नायब सदर, मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान के संस्थापक का बेटा, सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का मुखिया के बीच बांटी जाने वाली है। मंथन इस पर है किसको क्या मिलेगा। नई सरकार में तालिबान के राजनीतिक गुट ज्यादा ताकतवर होंगे या फिर जमीन पर लड़ने वाले सिपहसालार। इस वक्त में तालिबान के सामने में चुनौतियां बहुत हैं। पहले तो सिक्योरिटी के बीच में कई ऐसे टेररिस्ट दल हैं जो अपना एक अलग ही दिशा ले सकते हैं, क्योंकि जो 26 अगस्त को हुआ जिसमें एक आत्मघाती दस्ते ने इस्लामिक स्टेट खोरासान के जो कार्रवाई किया, उसके बाद में ऐसा लगता है कि काफी टेररिस्ट ग्रुप ऐसे भी होंगे जो अपने ही अलग रास्ते पर चलना चाहते हैं। तालिबान के सामने सबसे बड़े अंदरूनी चुनौती सरकार में शामिल अलग अलग कमांडर्स को एक साथ बांधे रखने की है, क्योंकि अब तक तालिबान एकजुट था।
अमेरिका को बाहर करने के इरादे से, लेकिन एक बार लक्ष्य पा लिया है तो इनकी आपसी गुटबाजी पर काबू पाना बड़ी चुनौती होगी, और ये तभी होगा जब सत्ता की हिस्सेदारी से भी सभी संतुष्ट हों। इसके बाद ध्वस्त प्रशासनिक व्यवस्था को बनाना है, स्थानीय स्तर पर कमांडर्स की तैनाती करना है, फौजी और नागरिक मामलों को अलग करना है। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के 34 सूबों को 2 जोन में बांटा गया है। पहला पश्चिमी जोन, जिसके मुखिया के पास 20 सूबे हैं। दूसरा पूर्वी जोन, जिसके मुखिया के पास 14 सूबे होंगे। इसके बाद 7 नेताओं का एक पैनल होगा, जिसके हर सदस्य के पास 4 से 5 सूबे होंगे। इस पैनल के नियंत्रण में सूबे स्तर का कमांडर होगा, जो जिला स्तर के कमांडर्स का नेतृत्व करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल, और उसके बाद में ये डिप्लोमेटिक जो रिकॉग्निशन है, ये इमीडिएट ही चुनौतियां हैं। लेकिन अभी इसके अंदर में मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी ये भी चुनौती है कि कई देश ऐसे हैं जो अपना ही फायदा ढूंढने के लिए आगे आए हुए हैं। तालिबान की प्रशासनिक व्यवस्था जैसी भी हो, लेकिन हर व्यवस्था के सामने चुनौती एक जैसी है। देश में अराजकता और असमंजस की स्थिति है। सरकारी मुलाजिमों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। बैंकों के बाहर लंबी कतार है। एक दिन में $200 से ज्यादा की निकासी पर रोक है। खाद्यान्न का भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। तालिबान लड़ाके प्रशासन को संभालने के लिए प्रशिक्षित नहीं है, यानी अफगानियों के लिए मुश्किलें अपार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अफगानिस्तान सरकार की कुंजी भले तालिबान के हाथ में आ गए, लेकिन वहां की आवाम की किस्मत का ताला बंद रहेगा या फिर खुल पाएगा, ये सवाल अब भी लाख टके का। दरअसल दशकों की हिंसा से अफगानिस्तान पहले ही बदहाल था। अब नए सत्ता परिवर्तन के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। ऐसे में एक सवाल और है कि दुनिया ने तालिबान को मान्यता नहीं दी तो फिर हालात क्या होंगे। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में आतंकवादी निगरानी सूची में रहने वाले तालिबान को अगर मान्यता दी जाती है तो इसका आधार क्या होगा। मजबूरी ही सही, लेकिन दुनिया ने ये बात मान ली है कि 4 करोड़ अफगानियों का बॉस तालिबान है। दुनिया की उलझन यही नहीं खत्म होती। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो संगठन दुनिया की निगरानी लिस्ट में टॉप पर है, उसके साथ बर्ताव कैसा हो। तालिबान को मान्यता दी जाए तो कैसे। तालिबान का दावा है कि वो बदल गया है। अब उसकी नीति आतंक फैलाने की नहीं है, बल्कि न्याय के साथ हुकूमत करने की है। लेकिन दुनिया तालिबान की आवाज नहीं, बल्कि एक्शन का आकलन कर रही है। तालिबान के स्वरूप और उसके व्यवहार को परख रही है। पूरी वैश्विक मान्यता मिलने से पहले हर देश ने अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, और ये भी सोचना है कि जिन उसूलों के ऊपर पूरी दुनिया कायम है, जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में लिखे हुए हैं, तो क्या कोई देश जो जहाँ पर कोई नया संगठन अभी हुकूमत बना रहा है, वो उन यूनाइटेड नेशन के चार्टर को फॉलो कर सकते हैं, या उनमें काबिलियत है, या उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो उन धाराओं पर जो खरे उतरे। तालिबान और वैश्विक ताकत के बीच की बारीक लाइन लेन देन के कठोर सिद्धांत पर टिकी है। ये बात तालिबान भी समझता है। तालिबान जानता है कि दुनिया की अफगानिस्तान में 3 वजहों से दिलचस्पी है। पहली वजह प्राकृतिक संसाधनों का भंडार, दूसरी वजह अफगानिस्तान का बाजार, और तीसरी वजह आतंकवाद पर नियंत्रण। दोहा में भारत और तालिबान के बीच पहली बैठक में भारतीय दल ने तालिबान को साफ साफ समझा दिया कि आतंकी गुटों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने से रोकना होगा। Let me just say, हमारा जो मेन कंसर्न है, one of the primary immediate concern is that Afghan soil should not be used for terrorist, anti-Indian activities or terrorism against India. I think you saw that in our press release. हमने इस बारे में काफी कह रखा। ये हमारा एक मेन मुद्दा है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश तालिबान से आतंक के पनाहगार न बनने के साथ साथ कुछ और भी चाहते हैं। मसलन महिलाओं की आजादी, सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व, यानी तालिबान का सबसे बड़ा मूल्यांकन मानव अधिकारों को लेकर है। यही वजह है कि वैश्विक ताकतें तालिबान सरकार के स्वरूप और उसके व्यवहार का आकलन कर रही हैं। तालिबान यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स चार्टर पर खरा उतरता है।
क्या वो हर देश की अपनी अपनी जो उनकी मान्यता है ह्यूमन राइट्स के बारे में और या इंटरनेशनल कंडक्ट के बारे में, क्या उस पर वो खरा उतरता है या नहीं उतरता है। ये दो बहुत बड़ी बातें हैं जिसके ऊपर पूरा विश्व जो है गंभीरता से सोच विचार करेगा और उसके बाद ही मान्यता देगा। जो ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं कि अलग है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया वेट एंड वॉच के तरीके से चलना चाहती है। उनके ऊपर में विश्वास नहीं है तालिबान के ऊपर में, और पहले उनका डिसीजन और एक्शन देखना चाहती है, उसी के बाद में डिसाइड करना चाहती है कि रिकॉग्निशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। सवाल उठता है कि तालिबान को आखिर क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता की इतनी जल्दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह आर्थिक है। अगर अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली तो फॉरेन फंडिंग बंद रहेगी। अफगानिस्तान का 75% खर्च विदेशी मदद पर निर्भर है। ऐसे में अमेरिका और IMF से फंडिंग रोकने से सरकार चलाना मुश्किल हो सकता है। कई लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। अफगानिस्तान में खाद्यान्न संकट है। खाने पीने के सामान की कीमत बेतहाशा बढ़ गई है। ऊर्जा सेक्टर में विदेशी मदद बंद होने से उद्योग धंधे चौपट हो सकते हैं। बेरोजगारी बढ़ी तो देश में अराजकता के हालात पैदा हो जाएंगे। यानी तालिबान अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहा है। यही वजह है कि उसे तुरंत मान्यता भी चाहिए और मदद भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो तालिबान को मदद और मान्यता की दरकार है। अब आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में वक्त है राज्यों की खबरों को देखने का। तो देखिए आपके राज्य की खबरें सिर्फ 1 मिनट में। यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम कार्ड खेलने की आशंका को लेकर असदुद्दीन ओवैसी को बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने खरी खोटी सुनाई है। 7 सितंबर को ओवैसी अयोध्या से अपने यूपी चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। इस पर अंसारी ने यूपी की जनता को आगाह किया है और ओवैसी से मुसलमानों को सावधान रहने की अपील की है। इस 3 दिवसीय शोषित वंचित समाज को संबोधित करने के लिए जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष असद ओवैसी साहब को आमंत्रित किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शोषित वंचित समाज का जो शुरुआत है वो डिस्ट्रिक्ट अयोध्या के रुदौली से की जा रही है। हमें चाहते हैं, मुसलमानों को एक संदेश देना चाहते हैं कि अवैसी से लोग होशियार रहें, कि अवैसी उत्तर प्रदेश में उनको आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो हैदराबाद के हैं। वो अपना हैदराबाद देखें, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ में खिलवाड़ ना करें। चुनाव की आहट सुनते ही अब तो कुछ जिहादी तत्व भी अयोध्या की तरफ लौटने लगे हैं। कमाल की बात है, जो लोग अब तक बाबर का साथ देते थे, बाबरी का साथ देते थे और उसके लिए अपने जीने मरने की बात करते थे, वो भी अब अयोध्या की तरफ चलने लगे। वो अलग बात है। यानी कि ओवैसी पर अंसारी और वीएचपी ने सीधे शब्दों में हिंदू मुस्लिम एकता पर चोट करने के आरोप लगाए हैं। अब ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि ओवैसी की पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना क्या कुछ खास कर पाती है। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर उपचुनाव कराने को लेकर अब ममता सरकार ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। टीएमसी सरकार ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वो इलेक्शन कमीशन को तय सीमा में चुनाव कराने के आदेश दे। हालांकि बीजेपी ने इसका विरोध करते हुए पूछा है कि अगर उपचुनाव हो सकते हैं तो फिर निगम चुनाव पिछले 2.5 सालों से क्यों लंबित हैं? ये सिर्फ ममता बनर्जी को सीएम बनाए रखने के लिए अड़े हुए हैं। आप जितना जल्दी हो सके डेट डिस्क्लोज कीजिए और इलेक्शन के चुनाव के बारे में आप मदद दीजिए। बात है ये, जब 8th फेज में इलेक्शन कर चुके हैं उस टाइम पर कोविड बहुत छड़ाया हुआ था। अभी जो कोविड का जो पोजीशन है तो एक फेज में क्यों 7 असेंबली को वोट नहीं हो सकते, यही मेरा प्रेयर है। তো নিজের পক্ষে বলতে গিয়ে সংবিধান, আইন, নির্বাচন কমিশন কাউকে মানবেন না আপনারা, খালি রাজনৈতিক আর ক্ষমতা দখলের চেষ্টা, এটা কাহা তো গণতন্ত্রে সম্ভব। दरअसल नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद अब ममता बनर्जी को किसी भी सीट से 5 नवंबर से पहले तक उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना है, वरना उनकी कुर्सी पर खतरा हो सकता है। सियासत क्या क्या नहीं करवाती है, ये देखना है तो इन तस्वीरों को एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का गुरुद्वारे में जूते साफ करते हुए और झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो सामने आया है।
दरअसल कुछ दिनों से पंजाब कांग्रेस की आपसी लड़ाई सुलझाते सुलझाते रावत ने एक दिन पीसीसी चीफ सिद्धू और कार्यकारी अध्यक्षों की तुलना सिखों के पंज प्यारों से कर दी थी, जिसके बाद उनके बयान पर खासा सियासी बवाल मचा था। हालांकि फिर हरीश रावत ने अपने बयान पर सफाई भी दी थी और अब वे अपनी सियासी भूल का पश्चाताप करने गुरुद्वारे पहुंच गए हैं, जहां वे सेवा देते नजर आए। यानी कि वो जानते हैं कि सिखों को नाराज करना चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए उठने वाली आवाजें अब तेज हो गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के केंद्र सरकार को सुझाव देने के बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक नया फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में अब गायों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए जनता से भी सहयोग की अपील की गई है। सरकार ने गायों के पालन पोषण और उनकी सुरक्षा के लिए प्रदेश की जनता से चंदा मांगा है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क होने का आरोप लगा दिया। गाय विश्व के प्राणी मात्र की माता है और इस दृष्टि से स्वतंत्र रूप से गाय के संबंध में कार्य करने की कार्य योजना भी बनेगी। राज्यों में कानून है, केंद्र में भी इसी प्रकार का यदि कठोर कानून बनता है तो वह भी स्वागत योग्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय की 8 जजों की संविधान पीठ ने भी कहा है कि भारत में गायों के कत्लखाने बंद होने चाहिए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद ये कर पाएगी, इसमें हमें संदेह, क्योंकि इनकी कथनी करने में अंतर है। अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के मामले में तो बीजेपी और कांग्रेस के स्वर एक ही सुनाई पड़ते हैं, लेकिन ये भी गलत नहीं है कि गाय के मुद्दे पर सियासत भी दोनों ही दलों को चमकानी है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में हुए मासूम से रेप के मामले में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। 6 साल की मासूम से हुए रेप केस में पुलिस ने 21 दिनों के भीतर 187 पेज की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की है। सियासी दबाव और कानून व्यवस्था के चलते पुलिस ने कैंट रेप केस जैसे ही इस मामले में भी तेजी दिखाई है और गृह मंत्री के निर्देशों के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलाने के लिए आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आखिर इस मामले में कैसे क्राइम ब्रांच की टीम नतीजे पर पहुंची और कब क्या हुआ, ये भी समझ लीजिए। मयूर विहार इलाके के कल्याणपुरी कॉलोनी में 11 अगस्त को 6 साल की बच्ची से रेप हुआ। पुलिस ने रेप केस में पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की। घटना के कुछ घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया गया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तेजी से केस में जांच करने के निर्देश दिए और 30 दिनों के अंदर ही चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस को कहा। 14 अगस्त को कल्याणपुरी केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई और अब पुलिस ने 21 दिनों के अंदर कड़कड़डूमा की स्पेशल कोर्ट में 187 पेज की चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए चार्जशीट तो दाखिल हो गई, लेकिन अब बस इंतजार है पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने का। और बुलेटिन में वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार न्यूज़ उदय में 100 बड़ी खबरें सुपर फास्ट अंदाज में।